ला सकते हैं. These little things can upgrade the motivation of the employees and they can work for better areas. They can work for with a better essence in the organization, right? तो individual objectives को हम organizational objectives से match कर सकते हैं and that has to be done under human resource management only. तो जब आप ह्यूमन रिसोर्स के इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से मैच कर लेते हैं देन इट कम्स द सोसाइटल ऑब्जेक्टिव ऑल्सो. तो इट इज़ नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट कि ऑर्गेनाइजेशन का ही ऑब्जेक्टिव पूरा हो, इट इज़ नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट कि ह्यूमन इंडिविजुअल का ही ऑब्जेक्टिव पूरा हो. वी ऑल आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी ओनली. हमारे सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव भी पूरा होना चाहिए. दैट हैज़ टू बी दैट इज़ ऑल्सो अ कंसर्न ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपनी इंडस्ट्री किसी भी लेट्स से इफ़ यू हैव एन इंडस्ट्रियल सेटअप जहाँ पर आपने एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया है तो उसका वेस्ट कहीं किसी रिवर में तो नहीं जा रहा जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान कर रहा है. It should not be the part of it. It should not be there. Although there are nowadays legal actions which has to be taken, but इन चीज़ों का इन ऑब्जेक्टिव्स का हमें ध्यान रखना है. हम लोग नॉइज पोल्यूशन तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम एयर पोल्यूशन तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं. That is also we have to keep the social objective in the mind of the organization. At the same time, कई बार आपने देखा होगा इट इज़ बीन डिपिक्टेड बाय वेरियस एड्स ऑल्सो कि जैसे ITC ने क्या कंट्रीब्यूशन व्हाट दे शो इज़ कि आप जब भी कोई परचेज करते हैं प्रोडक्ट ITC का तो उसका ₹1 इज़ बीन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द नीडी स्टूडेंट नीडी चिल्ड्रन है ना, या ऑर्फनेज चिल्ड्रन जिनको जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उसमें कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं. सो व्हाट दे आर डूइंग दे आर फुलफिलिंग द सोसाइटल ऑब्जेक्टिव ऑल्सो. अगर आपके पास कैलिबर है, अगर आपके पास सामर्थ्य है सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने का देन यू कैन कंट्रीब्यूट इनटू द सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स एज वेल. सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स पे काम करता है. तो इस डेफिनेशन को एक बार दोबारा पढ़ते हैं. इट सेज दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, compensation, integration, maintenance and separation of human resources to the end that individual, organizational and social objectives are accomplished. I hope that this definition is clear to all of you. Now, moving further, the another concept which is a recent concept which is known as strategic human resource management. So strategic human resource management is nowadays in the current era is being accepted by the organization. Now strategic human resource management का मतलब क्या है? आज सबसे पहले हम strategy का मतलब समझते हैं. किसी भी organization में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना स्ट्रैटेजी के इनकम्प्लीट है, बिना बिजनेस स्ट्रैटेजी के डेफिनेटली इनकम्प्लीट है. तो स्ट्रैटेजी का बेसिकली मतलब क्या होता है? स्ट्रैटेजी का अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊँ, फॉर एग्जांपल वेयर वी आर टुडे, अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट दैट वेयर वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू बी. हम आज कहाँ हैं, हम फ्यूचर में कहाँ जाना चाहते हैं, उस गैप को ब्रिज करने के लिए हम जो भी प्रोसीजर्स, जो भी पॉलिसीज, जो भी एक्शंस डिज़ाइन करते हैं दैट विल बी नोन एज स्ट्रैटेजी. ठीक है, वो एक बिजनेस स्ट्रैटेजी कहलाती है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट स्ट्रैटेजिक HRM, व्हाट डज इट सेज? इट सेज ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उस बिजनेस स्ट्रैटेजी में जो स्ट्रैटेजी हमें फ्यूचर में अपने गोल को अचीव करने की तरफ लेकर के जा रही है, उस स्ट्रैटेजी में ह्यूमन रिसोर्स हमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है. दैट मीन्स मैचिंग द गोल्स ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजी with the goals of human resource strategy. That is what it depicts. This topic is basically हम human resource की कौन सी ऐसी strategies हैं जिसको हम अपनी business strategy से align कर सकते हैं ताकि हमारी business strategy achieve हो पाए. That will be those subject matter will be known as strategic HRM. ठीक है. For example, if a company wants to opt for a business strategy of
लेट्स से एक्सपेंशन, कंपनी एक्सपेंशन करना चाहती है, ग्रोथ करना चाहती है, तो एक्सपेंशन या ग्रोथ वो बहुत सारे माध्यम से कर सकती है. इट कैन गो फॉर merger also, it can go for acquisition also, it can go for they can diversify into another business line as well. तो growth करने के बहुत सारे तरीके हैं. So उस बिजनेस ग्रोथ की स्ट्रैटेजी में अगर हमें मर्जर, लेट्स से वी आर गोइंग फॉर अ मर्जर, हम दो और कंपनीज को एक साथ कंप्राइज करना चाहते हैं, दो ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ मर्ज करना चाहते हैं, तो उस केस में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरीके से एज अ स्ट्रैटेजिक एरिया काम कर सकता है, राइट? क्यों? क्योंकि दो ऑर्गेनाइजेशन के लोग एक साथ मिलेंगे, दो कल्चर्स एक साथ मिलेंगे, दो तरह के लोग एक साथ मिलेंगे, तो उस स्पेसिफिक बिजनेस स्ट्रैटेजी को मीट करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट focus on the strategic part of human resource management, right? So let us come to the definition of SHRM and let's see what it says. It says that SHRM is the process of aligning the business strategy with the company's human resource practices so as to align the strategic goal of the organization. That is what we have discussed. So strategic human resource management, shortly known as SHRM, is the function of management which entails development of policies, programs and practices related to human resource, which are then aligned with business strategy so as to achieve strategic objectives of the organization. So its primary purpose is to improve the performance of the business and maintain a culture that encourages innovation and works continuously to gain the competitive advantage. जब हम लोग बिजनेस स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, जब हम ह्यूमन रिसोर्स एज अ स्ट्रैटेजिक एलिमेंट किस तरीके से हमें दूसरी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या है? जब देखिए एक इंडस्ट्री के अंदर, एक बिजनेस के अंदर सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, सो ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस हैज़ टू कम्पीट, है ना? लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट एफएमसीजी इंडस्ट्री, तो एफएमसीजी में HUL भी काम कर रहा है, पतंजलि भी काम कर रहा है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी काम कर रहा है. सो क्या ऐसा खास है HUL में जो कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल में नहीं है? क्या ऐसा कॉम्पिटिटिव एज है या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है प्रॉक्टर एंड गैम्बल में जो पतंजलि में नहीं है? सो ऑल दीज कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस वी कैन गेन विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रैटेजिक HRM practices. Okay, I hope I am clear. Now the last slide which we'll take today is evolution of SHRM. Basically human resource management की फील्ड किस तरीके से इवॉल्व हुई है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. So पहली बात हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो एंशिएंट कॉन्सेप्ट चलता चला आ रहा है. ऑल्दो इन प्रैक्टिसेस को हम प्राचीन काल से फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन इनको हमने रिकॉग्नाइज कुछ बाद में आकर किया, राइट? तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से पहले भी इस फील्ड को पर्सनल मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता था. पर्सनल, PERSONNEL, दिस पर्सनल मीन्स पीपल, राइट? तो पर्सनल मैनेजमेंट का मतलब बेसिकली उस समय में जो था, लोगों जो इस फील्ड को एक्सेप्ट किया गया था, उसे कैसे एक्सेप्ट किया गया था? दैट वी हैव टू हायर सर्टेन पीपल. हम लोग प्लानिंग खुद करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग खुद करेगी, सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशनल पार्ट के लिए हम कुछ ह्यूमन रिसोर्स को हायर करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और उनके सेट ऑफ टास्क उन्हें डिफाइन करेंगे, आपको ये जॉब ड्यूटीज़ करनी है और उसके अगेंस्ट उन्हें पैसा दे दिया जाएगा एंड दैट विल बी ऑल. उससे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन ह्यूमन रिसोर्स का पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर नहीं किया जाता था. सो इफ़ यू अंडरस्टैंड, तो पर्सनल मैनेजमेंट हैज़ बीन दैट पार्ट ऑफ मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन. पार्ट ऑफ मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब जहाँ पर आप मशीन बेस्ड टाइप ऑफ वर्क करा रहे हैं. आपने कमांड बोला एम्प्लॉय को और उसने वो कर दिया, दैट्स इट. ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच था. ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच का मतलब है जहाँ पर कमांड देना और उसके अगेंस्ट काम ले लेना. दैट वाज द अप्रोच विच हैज़ टू बी फॉलो, विच वर फॉलोड इन पर्सनल मैनेजमेंट
जब इस फील्ड को पर्सनल मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता था, उसमें ह्यूमन रिसोर्स का इतना ही कंट्रीब्यूशन जो था एक्सेप्ट किया जाता था. हाई सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि डिसीजन लेने का जो अथॉरिटी है वो सिर्फ एक ही सेंट्रल यूनिट के पास रहती थी. लेट्स से इट कैन बी मैनेजिंग डायरेक्टर और इट कैन बी जनरल मैनेजर, एनी सेंट्रलाइज्ड पर्सन. एक सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट ही डिसीजन लेता था और उस डिसीजन को सब लोग बाकी फॉलो करते थे. हाई फॉर्मलाइजेशन, वहाँ पर उस पर्सनल मैनेजमेंट अप्रोच के अंदर फॉर्मेलिटीज, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट किया जाता था. दैट लेट्स से एग्जीक्यूटिव हैज़ टू रिपोर्ट टू assistant manager, an assistant manager has to report to manager has to report to senior manager has to report to managing, something like that. तो एक strong formalization जो था organization में accept किया जाता था. एंड लो फ्लेक्सिबिलिटी वॉज देयर, मतलब जो भी सिस्टम प्लान कर दिए गए उसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करी जाती थी. राइट, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम एज अ पर्सनल मैनेजमेंट इस फील्ड को जाना गया और इसके बारे में स्टडी करी गई. आफ्टर दैट इन अर्ली 70s HRM फील्ड को इवॉल्व किया गया. तब ऑर्गेनाइजेशंस ने ये रियलाइज़ किया कि ह्यूमन इज़ एक्चुअली अ वेरी इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ये वही लोग हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को एक डिफरेंट लेवल पर लेकर जा सकते हैं. तो HRM फील्ड के अंदर इसे ये माना गया दैट दिस इज़ द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है एक ऑर्गेनिक, एक बहुत ही प्योर पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का. और इसके अंदर क्रॉस हेरारिकल एंड क्रॉस फंक्शनल टीम्स बनने लगी कि लेट्स से अगर हमें ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट करना है तो हम इंटर डिपार्टमेंट टीम्स भी बना सकते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट हो. इस तरह की अप्रोचेस ह्यूमन रिसोर्स के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आने लगी. देन डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच, डिसीजन लेने की जो अथॉरिटी थी जो वो थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज किया गया. कोई एक टीम उसका डिसीजन नहीं ले रही है, दैट हैज़ बीन डेलीगेटेड टू द डिफरेंट टीम्स. जब आप अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं तो डेफिनेटली लोगों में इन्वॉल्वमेंट लेवल बढ़ता है. तो उस डिसेंट्रलाइजेशन को फोकस किया गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर. देन लो फॉर्मलाइजेशन, ऐसा माना गया कि सिर्फ कमांड और कमांड देना और उसके अगेंस्ट टास्क लेना इज़ नॉट जस्ट द पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. हम इसे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर के काम करेंगे, हम लोगों को अपने डिसीजंस खुद लेने देंगे. ठीक है, सो उस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर दी जाने लगी. एंड दैट और फॉर्मेलिटी लेवल को, फॉर्मलाइजेशन लेवल को कम किया गया. राइट, सो दैट हैज़ बीन डन अंडर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. उसके बाद कुछ समय के बाद फिर इवॉल्वमेंट हुआ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का. उसे एक्सेप्ट किया गया एज स्ट्रैटेजिक HRM, विच इज स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वेरिन ये रियलाइज किया गया दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू अचीव द बिजनेस स्ट्रैटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो strategic HRM has been a convergence between HRM एंड बिजनेस स्ट्रैटेजी. तो जो ये लिंकेज है बिजनेस स्ट्रैटेजी को अचीव करना थ्रू HRM प्रैक्टिसेस इज बीन basically unfolded in strategic HRM areas. Right now this approach is quite an proactive approach in comparison with HRM. Right, HRM में हम लोग corrective actions लेते हैं इंसिडेंट हो जाने के बाद, लेकिन स्ट्रैटेजिक HRM में ये माना जाता है कि इंसिडेंट को पहले से ही प्लान करिए. आपको कंटिजेंसी प्लानिंग आनी चाहिए. आपको पता है कि इंसिडेंट हो सकता है तो आप पहले से ही उसका एक प्रोएक्टिव जो एरिया है, प्रोएक्टिव जो उसकी रेमेडी है, आप अपने पास तैयार रखिए. दैट इज़ व्हाट प्रोएक्टिव अप्रोच ऑफ HRM इज बीन कंसिडर्ड इन स्ट्रैटेजिक HRM. Strategic HRM is concerned with organizational effectiveness and the performance of the people. Performance of the people has been strongly analyzed into SHRM because ये परफॉर्मेंस ही है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअली सभी लोगों की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ही ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को या ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को अपग्रेड कर सकती है, एक डिफरेंट लेवल पर एक्सेप्ट कर सकती है. राइट, सो दैट इज हाउ द इवोल्यूशन ऑफ
human resource management, from personal management to HRM to strategic human resource management. Hua, right? So that will be all from my side in today's session. Thank you very much.